12th की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन में हमने देखा था लेंज लॉ, उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम दिखाएंगे कि लेंज लॉ कैसे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है। आइए देखते हैं। लेंज लॉ as a consequence of energy conservation. देखिए, सबसे पहले ये बात हम सोचना शुरू करते हैं कि जब किसी कॉइल के नजदीक हम मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल ले जाते हैं तो कॉइल में ईएमएफ इस प्रकार से इंड्यूस्ड होता है कि उस नॉर्थ पोल को नजदीक आने से रोकता है, लेकिन इसके बावजूद हम नॉर्थ पोल को और नजदीक ले जाते हैं। इसके बावजूद हम उसको उसके नजदीक ले जाते हैं, यानी उस रिपल्सन फोर्स के विरोध में काम करते हैं। और ये जो वर्क डन होता है इस रिपल्सन फोर्स के विरोध में, ये वर्क कहाँ गया? तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमें कॉइल में दिखता है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। यहाँ पर हम सबको लिखते हैं, पहले तो फिगर बना दिखाते हैं। ये हमारा पहला फिगर होगा। हमें कॉइल यहाँ बना लिए हैं। नॉर्थ पोल है और इस साउथ पोल, इसको नजदीक ले जा रहे हैं, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। देखिए ध्यान से, when n pole of a magnetic dipole is moving towards a coil, then the front face of coil has anti-clockwise current and it becomes like a north pole. Coil opposes the north pole of magnet. A mechanical work is done against this repulsion force. This work is appears as an electrical energy in the coil. इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपियर होता है, क्योंकि एनर्जी का न लॉस होता है और न ही क्रिएशन होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलता है। तो मैकेनिकल वर्क जो हम कर रहे हैं वो वर्क कहाँ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गया। वो मैकेनिकल कह सकते हैं कि आप मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली इसी प्रकार
यहां पर देखिए, अगर हम इसको दूर ले जाएं, ये हमारा N पोल बन गया है। देखिए, सिमिलरली when N pole moves away from a coil, then clockwise current produced in a coil, so that it behaves like a south pole and attracts the north pole of magnet, और ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को। एक मैकेनिकल वर्क, a mechanical work is done against this attraction this work appear as an electrical energy in the coil. Appear as an electrical energy in the coil. Okay. इसी प्रकार से जैसे अभी देख रहे हैं आप, नॉर्थ को नजदीक ले जा रहे हैं, करंट कुछ ऐसे पैदा हुआ कि ये भी नॉर्थ बन गया और नॉर्थ को डिप्रेशन किया, इसके नजदीक आने का विरोध किया और उसके विरोध में एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपियर हुआ। ठीक उसी तरीके से जब हम नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो दूर जाने से इसको रोकने के लिए साउथ पोल बन गया। साउथ पोल बनने की वजह से ये नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, लेकिन फिर भी इस अट्रैक्शन के अपोजिट विरोध में इसको दूर ले जाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपियर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हर परिस्थिति में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है मैकेनिकल वर्क के अगेंस्ट। इसी प्रकार से आप साउथ पोल को जब इसके नजदीक ले जाएंगे तो इस सामने वाला फिर साउथ बन जाएगा और साउथ का साउथ से रिपल्सन होगा। जब साउथ को दूर ले जाएंगे सामने वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं thus similarly when south pole of magnetic dipole is moved towards the coil, then the front face of coil becomes S pole. Thus we can say, इस तरह हम कह सकते हैं, we can say Lenz's law is the
consequence of energy conservation. बात समझ गए? तो लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है. ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे. ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सबसे पहला हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी. एसी डायनमो जो एग्जाम में आएगा, तो एसी डायनमो का भी वर्किंग जो है वो ये प्रोडक्शन ऑफ एसी वाला जो हम पढ़ेंगे यही होगा, उसका भी वर्किंग. देखिए यहां पर एक हम कॉइल बनाते हैं. ये देखिए कॉइल है. मान लीजिए कि इस कॉइल का इसमें एन टर्न है, एन फेरा है, बहुत सारा फेरा है. अब ज्यादा मैं बना नहीं सकता. एन फेरा वाला एक कॉइल है. इस कॉइल का एरिया का डायरेक्शन ये इधर है, मान लीजिए एन का, और मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, और बीच का एंगल थीटा है. और ये कॉइल ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. देख रहे हैं? Let us consider a rectangular coil having, ये कोई जो नहीं हम रेक्टेंगुलर लिखिए, रेक्टेंगुलर नहीं भी लिख सकते हैं, कैसा भी हो सकता है. हमने रेक्टेंगुलर मान लिया है, रेक्टेंगुलर नहीं भी हो सकता है. रेक्टेंगुलर coil having number of turns n, स्मॉल एन अभी हमने लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स n, n में धोखा हो जाएगा इसलिए कैपिटल कर देता हूं, n एंड एरिया a. कॉइल का एरिया है पूरा a. इट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस shown in figure with angular velocity omega. तो ध्यान दीजिए, लेटेस्ट कंसीडर, मान लिया कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल, आयताकार कॉइल, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, कैपिटल N, और एरिया a है, कैपिटल A. इट रोटेट्स, और ये घूमता है किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट, जो कि चित्र में दिखाया गया है. एक्सिस टोटल लेंथ है, अबाउट द एक्सिस shown in figure, जो चित्र में दिखाया गया, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा चाहिए. तो इस कंडीशंस में क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, लेट एट एनी टाइम t कॉइल या एरिया ऑफ कॉइल टाइम t, एरिया ऑफ कॉइल makes an angle theta
makes an angle theta with magnetic field V। मैग्नेटिक फील्ड, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड therefore magnetic flux through the coil at any time t क्या होगा, फाई इक्वल टू, एक टर्न होता क्या होता, बी डॉट डी एस, यानी बी और डॉट जो एरिया होता वो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया, और एन टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन बी डॉट ए, यानी इसको तोड़ दिया जाए तो एन बी ए कॉस थीटा। देख रहे हैं आप, इसीलिए इंड्यूस्ड, therefore from Faraday law of electromagnetic induction, therefore from Faraday, कैपिटल एफ लिखता हूं, Faraday law of electromagnetic induction क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई इक्वल टू माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जरा गौर से देखिए, इसीलिए ई इक्वल टू माइनस डी ऑफ डी टी, और फाई क्या है, एन बी ए कॉस थीटा माइनस एन बी ए कॉस थीटा, क्या हो डिफरेंस में, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, माइनस में प्लस हो जाएगा एन बी ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, क्या होता है, ओमेगा, यानी इक्वेशन क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अभी देखिए हमने यहां पर क्या पुट किया है, डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा, ऐसे लिखता हूं, पहले यहां लिख देता हूं, हेयर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, इसलिए डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा को हम ओमेगा टी डाल सकते हैं इसमें, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू एन बी ए, इस ओमेगा को लिख लीजिए साइन, और इस थीटा के बदले में कितना लिखेंगे, ओमेगा टी, थीटा के बदले में ओमेगा टी लिखिए, ये हो गया, या ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर induced EMF where E नॉट बराबर, ये जो E नॉट है वो क्या है, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ये हमारा इस EMF का अधिकतम मान है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। जब अधिक से अधिक 1 हो सकता है तो इस इंड्यूस्ड EMF का अधिकतम मान कितना, E नॉट हो सकता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं peak value of EMF, peak value of EMF, therefore E equal to, यहां से हमारा इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी, आप देख ही रहे हैं, ये हमारा इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन आ गया, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। समय बदलेगा, साइन का मान बढ़ गया, साइन ओमेगा टी का मान, और EMF मान बदलेगा, एक ग्राफ खींच लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर EMF को दिखाया जाएगा, यहाँ पर टाइम को दिखाया जाएगा, t का मान 0 पर करंट का मान 0, जैसे समय बढ़ेगा साइन का मान चेंज करेगा तो E का मान भी चेंज करेगा, और जब साइन 0 होगा तो करंट 0 होगा, इसका मान जब पावर टू 90 होगा तो E नॉट हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से
कुछ इस तरह का ग्राफ आपको आ जाएगा, इस तरह का। देखिए ये जब ओमेगा टी का मान, ये टी की जगह पर हम ओमेगा टी ले लेते हैं, तो ओमेगा टी का मान जब π/2 होगा, या सीधे टी लीजिएगा, आप टी भी ले सकते हैं, तो ये π/2 ओमेगा है। ओमेगा टी ये π/2 ओमेगा पर ये मान मैक्सिमम मान ईएमएफ E0। ये देखिए ये 0 है, ये माइनस है, ये हमारा π/ओमेगा पर है, ये हमारा 3π/2 ओमेगा पर है, ये हमारा 2π/ओमेगा पर है। इस तरह से एक साइकिल में देखिए ईएमएफ 0 शुरू हुआ, ये ओमेगा है, 0 शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गया, फिर घटते 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 मिनिमम आया, माइनस में आएगा, माइनस E0, फिर 0 हो गया। ये देखिए समय के साथ हमारा ईएमएफ बदल रहा है, यही हमारा अल्टरनेटिंग करंट्स है, जिसमें कि आधे साइकिल में ओमेगा बाई पाई टाइम तक में आप देखिए प्लस है हमारा ईएमएफ, और इसके आधे भाग में हमारा ईएमएफ माइनस, आधे भाग में प्लस है और आधे भाग में माइनस। इस प्रकार से हमारा अल्टरनेटिव करंट यानी AC उत्पन्न हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए एप्लीकेशन है EMF induced in a translating rod। EMF induced in a translating rod, कोई रॉड जो ट्रांसलेट हो रहा है उसमें EMF कैसे इंड्यूस होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। EMF induced in a translating rod। आइए शुरू करते हैं। एक रॉड है हमारा, मान लीजिए कि ये रॉड है, रॉड हमारा मान लीजिए PQ है, और इसका लेंथ L है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि अभी बोर्ड के लंबवत अंदर के मैग्नेटिक फील्ड में दिखा रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चल रहा है, और ये भी वेग से चल रहा है। लेट अस consider a rod of length L, a rod PQ of length L, translating in a magnetic field B with velocity V। Here P, V and L are mutually perpendicular to each other। ये मैंने क्या कहा कि मान लिया कि कोई रॉड है PQ जिसका लेंथ L है, वो चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में, मैग्नेटिक फील्ड B दिख रहे हैं आप, थोड़ा अंदर क्यों मैंने लिया अभी, V वेलोसिटी से, V वेग से चल रहा है। यहाँ पर B यानी मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड का वेलोसिटी V, देखिए B अंदर क्यों है, V ऐसे है, और लेंथ जो L है, कैपिटल L है, मैं कैपिटल लिख देता हूं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परस्पर लंब है, यानी L पर भी B लंब है और L पर V भी लंब है। उसी प्रकार से V पर भी L लंब है और V पर B भी लंब है, ये म्यूचुअली का मतलब हुआ, और B पर भी V लंब है और B पर L लंब है, सब एक दूसरे पर लंब है।
अब जब रॉड चलेगा तो रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स भी होंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो जब रॉड इधर चलेगा तो रॉड के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर चलेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर v वेग चल रहा है और b अंदर है तो v क्रॉस b। देखिए प्लस चार्ज पर v क्रॉस b यानी ऊपर की ओर p की तरफ फंसाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ माइनस चार्ज फंसाएगा। देखिए प्लस चार्ज, प्लस चार्ज की बात करें, प्लस चार्ज v की दिशा में चल रहा है, b अंदर की ओर तो v क्रॉस b अंगूठा बताएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज इधर इकट्ठा होगा और यहाँ माइनस चार्ज इकट्ठा होगा। देखिए गौर से, in this case free electrons of rod also moves with rod and experiences a magnetic force towards end Q। Q के तरफ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो फोर्स महसूस करता है। तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है Q v क्रॉस v, और इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो v वेग चल रहा है इस दिशा में, और मैग्नेटिक फील्ड b अंदर क्यों है? क्रॉस b, v क्रॉस माइनस e v क्रॉस b। ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन पर। इसी प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट होने लगेगा तो प्लस चार्ज पर इसके विपरीत इधर फोर्स लगेगा, इधर आ जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से जो चार्ज फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ माइनस लगा हुआ, प्लस होता, प्रोटॉन होता तो माइनस में आता, सीधे ई वी क्रॉस में, तो इधर फोर्स लगता है। तो प्लस चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है, माइनस चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है। इस प्रकार से चार्ज का सेपरेशन रॉड में शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, separation of charges takes place। चार्ज का सेपरेशन होने लगता है। देख रहे हैं, अब चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से, चार्ज के अलग होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जो कि प्लस चार्ज से माइनस की ओर होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। देखिए, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप फ्रॉम P towards Q। ड्यू टू separation of charges, charges separate होने की वजह से, separation of charges, due to separation of charges an electric field is set up from P towards Q, P से Q की तरफ, P से Q की तरफ, और हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा इसके विपरीत दिशा में। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर है, ये मैग्नेटिक फोर्स है Fm, और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा Fe। ये Fe और Fm जो देख रहे हैं ये फोर्स है, समझ रहे हैं बात? किस पर? इलेक्ट्रिक फोर्स इस दिशा में और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, ये महसूस करता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे चार्ज का सेपरेशन होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस बात को लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर कि
H separation of charges takes place. As separation of charges takes place, electric field becomes stronger and stronger. और जब ये और मजबूत होते जाएगा, तो इस कंडीशन में electric force also becomes stronger, and hence electric force on each electrons also becomes stronger. अब एक ऐसा समय आएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स गायब हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन बंद हो जाएगा. ए टाइम कम्स व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स becomes equal in magnitude, and hence equilibrium is established. At equilibrium क्या होगा? That is separation of charge will stop. That is separation of charges will be stopped. बंद हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? At equilibrium इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के. तो ये बराबर होकर क्या होगा वो हम बताते हैं, इसको नोट करिए. पहले जगह नहीं मेरे पास. यहां पर मैंने बोर्ड साफ कर लिया. यहां देखिए जब इक्विलिब्रियम स्थित हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? ई मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? माइनस ई वी क्रॉस बी. ये कैंसिल हो जाएगा. इसीलिए E बराबर क्या होगा? इसका अच्छा रहता है इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कर दीजिए मॉडुलस E बराबर हो जाएगा वी बी साइन थीटा. यानी E का मान इलेक्ट्रिक फील्ड मान वी बी साइन थीटा. यहाँ थीटा कितना है? दूसरे पर लंबवत है, 90 डिग्री है. V और B एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है. E इक्वल टू हो जाएगा V इंटू बी. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. देख रहे हैं आप. अब हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ जो होता है वो होता है हमारा पहले एक लाइन आपको याद दिला दें, आप पढ़े होंगे. वी हैव ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा लेंथ. पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट में? अरे याद करो यार. E इक्वल टू माइनस dV बाई dr. पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ. माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है. इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस दैट जो होगा वो क्या होगा? E इंटू लेंथ. रॉड की लेंथ यहाँ क्या है? L है. देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इंटू लेंथ है इंटू L. यानी E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर E का मान कितना है? E का मान कितना है? वी बी इंटू L. ध्यान दीजिएगा कोई रॉड जिसका लेंथ L हो, मैग्नेटिक फील्ड B में भी वेग चले और ये B और L एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ B भी L होता है.
यहाँ पर हेयर लिख देता हूं मैं, हेयर डी वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, होना ही चाहिए ऐसा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बी वी एल होगा, वी वी एल या बी वी एल कहिए। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, यानी ई का डायरेक्शन भी क्रॉस भी होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, भी क्रॉस बी। देखिए अब ये भी क्रॉस बी का मतलब, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ उसको मैं समझाता हूं अच्छी तरह से। यहां पर देखिए मैं इसको साफ कर लेता हूं, एक चित्र से देखिए समझिए। हालांकि हम इस पर डिस्कस भी करना चाहेंगे अगली क्लास में। एक रॉड ले लिए, इस तरह का शेप का एक वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी, इस पर एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड पी क्यू, ये रॉड पी, ये रॉड क्यू, ये रॉड जो पी क्यू देख रहे थे आप, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इसको मैं एक और तरीका से बताऊंगा, अभी तो मैंने एक तरीका से बताया, एक मूव कर रहा है अभी, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भी क्रॉस बी एंड ऊपर की ओर, यानी ये छोर जो आपका रॉड का है, ये छोर प्लस हो जाएगा, ये छोर प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये छोर माइनस हो जाएगा। देखिए ना, भी क्रॉस बी ऊपर की ओर, ऊपरा छोर प्लस, नीचा छोर माइनस। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो फिगर दिख रहे हैं, इसमें अगर मान लो कुछ रेजिस्टेंस हो, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा दे, रेजिस्टेंस हो, तो इस प्रकार से यहाँ ये प्लस हो रहा है तो इधर करंट चलेगा, ऐसे करंट होगा, ऐसे करंट होगा, ये माइनस हो रहा है, वैसा है। यानी वास्तव में ये चित्र कुछ इस प्रकार का है, ये चित्र इसके इक्विवेलेंट है। देखिए ऐसे सर्किट है और यहां पर एक बैटरी लगा दें, ये प्लस छोर और ये माइनस छोर लगा दें, प्लस और माइनस छोर, और ये रेजिस्टेंस आर है। तो इस कंडीशन में जो करंट है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा। ये बैटरी की तरह काम किया, ये जो रॉड है वो बैटरी की तरह काम किया, और उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई कितना है, तो बी वी एल, जहां एल जो इस रॉड का लेंथ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ पे छोटा सा इस बीच का ही लेंथ काउंट होगा, ये नहीं कि आप यहाँ से तक, जहां से ज्यादा कनेक्शन है वहां से वहां तक बात करनी। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से यहाँ से एडजस्ट होगा। तो देख रहे हैं किस प्रकार से वास्तव में यहाँ रॉड चलने से एक तरीका आपने देखा, यहाँ जब दिखेगा तो ये रॉड चल रहा है, तो इसके अंदर का देखिए, इस कॉइल के अंदर का देखिए, ये मेरे उंगली के भीतर का, ये भीतर का ये एरिया बदल रहा है। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मान तो कांस्टेंट है, लेकिन अंदर का एरिया बदल रहा है, इसलिए फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए बहुत ये चल रहा है, इसके अंदर का एरिया बदल रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस, तो बी तो वही है, डी एस एरिया बदल रहा है। ये जो यहाँ रोड है यहाँ आ जाएगा तो और कितना ही एरिया हो गया, और आगे जाएगा और कम एरिया हो गया। चलिए आज यहीं तक, और अगली क्लास में बात होगी, नोट करिए।